गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, थॉमस हॉब्स के बारे में बात करेंगे कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है या आपके मन में भी आता होगा अगर आपने थॉमस हॉब्स को पढ़ा है कि थॉमस हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, यानी उसका जो संप्रभुता है वो कैसा है, वो निरंकुश है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या थॉमस हॉब्स एक निरंकुशतावादी है या व्यक्तिवादी है। अगर इस क्वेश्चन को अगर डील किया जाए तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि थॉमस हॉब्स जो है वो व्यक्तिवादी था या निरंकुशतावादी था। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो दोनों का मिक्सचर था, यानी कि उसके दर्शन में एक तरफ तो वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है और दूसरी तरफ वो व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार देता है और यहाँ पर वह सॉवरेनिटी को इस सीमा में बांध देता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो व्यक्तियों को एक अधिकार उसको देना ही पड़ेगा और वह है आत्मनिरक्षा या सेल्फ प्रिजर्वेशन का। तो इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। ये कोटेशन है मैक्सी का। तो यहाँ पर मैक्सी ये कहते हैं कि निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स जो है वह आदि से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक व्यक्तिवादी था। और यहाँ पर सबाइन भी ये कहते हैं कि हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, लेकिन उसका जो विचारों का अंत है वह निरंकुशतावादी के रूप में होता है। यानी कि हॉब्स का जो फिलॉसफी है, हॉब्स का जो दर्शन है, हॉब्स का जो आइडियोलॉजी है, वो दोनों का मिक्सअप है। तो यहाँ पर हम लोग थॉमस हॉब्स के बारे में अगर बात करें कि तो इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1588 में थॉमस हॉब्स का जो जन्म होता है और 1679 में थॉमस हॉब्स की मृत्यु हो जाती है। तो थॉमस हॉब्स की अगर राजनीतिक विचार की बात करें, इनके दर्शन की बात करें, इनकी फ़िलॉसफ़ी की बात करें, तो थॉमस हॉब्स जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में होता है। और इंग्लैंड में उस समय जो है एक सिविल वॉर जो था वो चल रहा था, एक गृह युद्ध की स्थिति थी, और जिसका कि काफ़ी प्रभाव वो हॉब्स के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा। और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को, उन्होंने अपने फिलॉसफी को प्रेजेंट किया। इनका एक कोटेशन है कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है कि आई एंड फियर वर बॉर्न ट्विंस। यहाँ पर इनका ये कहने का इसीलिए उनका एक मोटो था, ये उन्होंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उस समय इंग्लैंड में जो था गृह युद्ध की स्थिति थी। और 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 इसी के आधार पर, इसी के यही सारी परिस्थितियां जो थी उनके विचारों पर भी पड़ता है। और यहाँ पर जो थॉमस हॉब्स हैं उनके मन में ये आ जाता है, या उन्होंने जो उस समय देखा वो जो है ह्यूमन नेचर का एक निगेटिव एस्पेक्ट ही बताते हैं। वो ह्यूमन नेचर को निगेटिव ही लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो मानव जो है वो हमेशा स्वार्थी रहता है और वो किसी का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि हॉब्स की जो रचनाएं हैं वो क्या है, हॉब्स ने कौन कौन सी अपनी महत्वपूर्ण जो इनकी जो रचना है, इनके जो वर्क्स हैं वो आपके स्क्रीन पे ये रहे कि इन्होंने ये पुस्तकें जो हैं वो लिखी थी। तो अगर हम लोग बात इस वीडियो में ये करेंगे कि थॉमस हॉब्स जो हैं वो व्यक्तिवादी थे कि निरंकुशतावादी थे, लेकिन सबसे पहले हमको उनका शॉर्ट में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझना होगा। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने डील में बताया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही बताएंगे। वो यहाँ पर एक सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन नेचर जो है वो एक स्वार्थी है, झगड़ालू है, विवेकहीन है। और यहाँ पर माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। पावरफुल जो है वो अपने कमज़ोर को मार कर उसकी सारी चीज़ें जो है वो छीन रहा है। यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबकी संपत्ति, कोई भी किसी की संपत्ति जो है उस पर अपनी शक्ति दिखाकर छीन सकता है। तो ह्यूमन नेचर ऐसा है। तो स्टेट ऑफ नेचर यानी कि दूसरा जो है वो है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था, जाहिर सी बात है कि अगर ह्यूमन नेचर इस तरीके का है तो प्राकृतिक अवस्था कैसा होगा, जहाँ पर हमेशा ही युद्ध होगा, जहाँ पर हमेशा कोई भी शांति नहीं होगी। और यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उसकी लाइफ की कोई भी गारंटी
अथॉरिटी नहीं है, वो कभी भी किसी के द्वारा मारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो हैं वो लॉ ऑफ नेचर यानी कि नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक कानूनों की भी बात करते हैं। यहाँ पर थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की संख्या बताई है 19 और जिसमें से वो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्मरक्षा का जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था है वो कैसा है, युद्ध की स्थिति है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए ये है, क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर हम और आप भी हों तो पहले अपने जीवन को ही बचाएंगे। तो यहाँ प्राकृतिक अवस्था में युद्ध का माहौल है, सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं, कोई भी किसी को मार सकता है, तो सबके विरुद्ध है, संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास केवल एक ही जो मोटो है कि अपने जीवन को बचा रखे। तो इसीलिए यहाँ पर अपने जीवन को बचाने के लिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी है, इसीलिए वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि किस तरीके से वो अपने जीवन की रक्षा करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हुए ये कहता है कि जो संघर्ष की स्थिति है यहाँ पर कोई भी किसी के भी जीवन की रक्षा संभव नहीं है, कोई भी किसी को मार सकता है, हर जगह अशांति, हिंसा, युद्ध और असुरक्षा का वातावरण है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कोई ऐसी सत्ता हो, कोई ऐसी संप्रभु अथॉरिटी हो जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, जो लोगों के जीवन को बचा सके। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह अपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर सॉवरेनिटी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, सॉवरेनिटी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो प्राकृतिक अवस्था के जितने भी मानव हैं, वो एक समझौता करते हैं कि मैं इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ कि तुम भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इसको दो। और यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि जितने भी लोग होंगे वो अपने सारे प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो संप्रभुता को सौंप देंगे, लेकिन बस एक अधिकार जो है वो नागरिकों के पास रहेगी और वह है आत्मरक्षा या सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो राइट्स है वो। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉवरेनिटी आ गई। सॉवरेनिटी जो है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो संप्रभुता है, जो फोर्थ पॉइंट है संप्रभुता, ये कैसा होगा। तो थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है वो निरंकुश है, एब्सोल्यूट है। और यहाँ पर ये एब्सोल्यूट इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फिश है। वो नहीं समझता है नैतिकता की बात, वो नहीं समझता है मोरालिटी की लैंग्वेज नहीं समझता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे उद्दंड लोगों को, ऐसे सेल्फिश लोगों को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि एक सॉवरेनिटी हो, और वो सॉवरेनिटी कैसी हो, एब्सोल्यूट हो, निरंकुश हो। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ सॉवरेनिटी है वो कैसा होगा, ये जो सारे व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ और समझौता होने के बाद या संविदा होने के बाद ये सॉवरेनिटी आता है। और ये सॉवरेनिटी सारे ह्यूमन बीइंग को, ये सारे मानव को एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा। और यहाँ पर जो मानव है वह सभी अधिकार सौंप देगा, बस आत्मरक्षा का अधिकार अपने पास रखेगा। तो संप्रभुता कैसा है, वो सारी ही विधियों का स्रोत है और उसके जो संप्रभुता है वो काफ़ी एब्सोल्यूट है। लोगों का काम यही है कि वो संप्रभुता के आदेशों का पालन करें, और संप्रभुता का जो जितना भी कार्य है वो सारा न्यायपूर्ण होगा। और यहाँ पर जो संप्रभुता है वह हॉब्स के अनुसार एक निरंकुश है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि संप्रभुता संपन्न जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं, बट बेसिकली हॉब्स ये कहता है कि एक ही व्यक्ति का शासन वो ज़्यादा पसंद करता है। इट्स मीन्स गवर्नमेंट ऑफ वन मैन, इट्स मीन्स मोनार्की। और मोनार्की का नेचर कैसा होगा, एब्सोल्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर सबाइन का ये कहना है कि द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सॉवरेनिटी, यहाँ पर एब्सोल्यूट जो शक्ति है, जो निरंकुश शक्ति है संप्रभुता की, प्रोफेसर सबाइन इसके बारे में ये कहते हैं कि एक तरफ
तो वो एब्सोल्यूट है, वह निरंकुश है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि वो किस तरीके से एक व्यक्तिवादी है। और यही बात जो है वह CL वेपर, प्रोफेसर CL वेपर भी यही चीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हॉब्स का जो संप्रभु है, हॉब्स का जो संप्रभुता है, जो उनका जो राज्य का शासक है, वो किस तरीके से उसके अंदर एक एब्सोल्यूटनिज्म है या एक निरंकुशतावादी उसके अंदर तत्व है। तो यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि जो हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह निरंकुश है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अनलिमिटेड है। और यहाँ पर संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी का भी बंधन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक एक पॉइंट्स में ये डील करेंगे कि यहाँ पर जो हॉब्स का की जो फेमस बुक है तो लेवियाथन, यहाँ पर हॉब्स ने भी जो अपने संप्रभु के लिए लेवियाथन शब्द या कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। वो ये कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी कि जो संप्रभु है वह निरंकुश है, वह अनलिमिटेड है, वह असीमित है। यहाँ पर हॉब्स की संप्रभुता की सबसे बड़ी विशेषता ये है उसकी असीमितता, वह अनलिमिटेड है। संप्रभु जो है वो ईश्वरीय या कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इस सॉवरन को कंट्रोल में कर सके। कोई नेचुरल राइट्स इसके ऊपर नहीं है, वो किसी भी लॉ से बाध्य नहीं है। जो भी लॉ होगा यहाँ पर संप्रभु की आज्ञा ही जो है कानून है। द लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, और यहाँ पर उसके पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया जा सकता। वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, उसके पर कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉवरेन इज़ द ओनली रिसोर्स ऑफ लॉ, यानी कि संप्रभु ही जो है वह सभी कानूनों का स्रोत है। यहाँ पर हॉब्स के संप्रभु की एक विशेषता ये है कि वो सभी कानूनों का स्रोत है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रजाजन हैं उनके लिए अगर कानून बनाने का कोई भी अगर स्रोत है वो केवल ये लेवियाथन ही है, ये सॉवरन ही है, और इसके अलावा और किसी में वो अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून बना सके। तो फर्स्ट कि ये जो पावर है वो केवल सॉवरेनिटी में है, और दूसरा कि ही इज़ ऑल्सो अ इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, यानी कि यही कानून भी बनाएगा और यही कानूनों की व्याख्या ही भी करेगा, और इसके अलावा और कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो इस कार्य को कर सके। दूसरा है कि ओनली रिसोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि जो हॉब्स ये कहते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है वो सभी प्रकार की प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपॉइंट करता है, और सारे जितने भी ऑफिसर्स होंगे जो उसके एज अ हेल्पर होंगे, और वो उनके पास जितनी भी पावर होगी ये सॉवरन ही उनको जो है देता है, उनको ट्रांसफ़र करता है। दूसरा है कि ओनली रिसोर्स ऑफ जस्टिस, यानी कि संप्रभु का कोई भी कार्य न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। संप्रभु ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो न्याय कर सकता है, यानी कि संप्रभु ही केवल न्याय का स्रोत है। यहाँ पर हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत जो है वो संप्रभु ही है। शासक ही या ये जो सॉवरेनिटी है ये यहीं पे यही शक्ति विभाजन का भी स्रोत है, यही यहाँ पे चेक और बैलेंस का भी स्रोत है। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप डेमोक्रेसी में देख रहे हैं, चाहे आप USA का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या इंडिया का देखें, तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के क्या क्या फंक्शन है, उनका अपना अपना अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वही सारे काम करती है, वही केवल एक अकेली ऐसी सोर्स है जो सारे कार्य को कर सकती है। तो यहाँ पर हॉब्स के थ्योरी में न तो सेपरेशन ऑफ पावर है और न ही चेक और बैलेंस है, यानी संप्रभु जो करेगी वो सही करेगी, और उसको चेक करने वाला और उसको बैलेंस करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। केवल वही एक ऐसा अधिकारपूर्ण व्यक्ति है जो पूरे स्टेट को कंट्रोल में करेगा। वो पूरे जो भी काम करेगा वो कभी जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होगा, और यानी कि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके कार्य जो है वो हमेशा न्यायपूर्ण होंगे, और वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही हैज़ टू पावर टू डिसाइड वॉर एंड पीस, यानी शांति एवं सामान्य रक्षा की का जो शक्ति है वो संप्रभु में ही है, और युद्ध और शांति का निर्णायक जो है
वह संप्रभु ही है। यहाँ पर सॉवरेनिटी, ये शब्द आप जानते हैं कि सॉवरेनिटी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पर इंटरनल के बारे में हम लोग बात की कि वो अपने इंटरनल यानी कि आंतरिक संप्रभुता उसके पास है कि वो अपनी कंट्री के विद इन द कंट्री, वो अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर वो पूरा एब्सोल्यूट है, वो पूरा पावरफुल है। लेकिन यानी कि वो केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इट्स मीन्स कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बाह्य संप्रभुता में भी अपनी जो अनलिमिटेड पावर है उसको यूज़ करता है। और यहाँ पर हॉब्स के अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक जो है वह संप्रभु है। केवल उसी के पास पावर है कि वॉर कब होगा और पीसफुल इन्वायरमेंट कब इस्टेब्लिश होगा, कब शांति होगी, कब समझौता होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वह केवल और केवल संप्रभु के द्वारा की जाती हैं और वह अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का भी अधिकार रखता है। नेक्स्ट है कि स्टेट इज सॉवरेन, नो अदर एसोसिएशन नॉट इवन चर्च विल हैव पावर ओवर द स्टेट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि संप्रभु जो ये राज्य है वो पूरी तरीके से संप्रभु है, अप्रतिबंधित है, सर्वव्यापक है और यहाँ तक कि चर्च को भी अधिकार नहीं है कि वह राज्य के ऊपर कोई भी अपना अथॉरिटी जमा सके, अथॉरिटी जो है वो कायम कर सके। यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि चर्च जो है वो भी संप्रभु के अधीन है। हॉब्स की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से हॉब्स की विचारधारा में एक स्वतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आप मिडविल एरा में जाएंगे, जब मध्ययुगीन जो राजनीतिक दर्शन है उसमें आप देखेंगे कि जो थॉमस एक्विनास हैं या बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं कि चर्च जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। वहाँ पर वो लोग धर्म की सत्ता की बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं, पावर अथॉरिटी ऑफ पोप ऑब्लिक चर्च की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं और यहाँ पर जो थॉमस हॉब्स है वो ये कहते हैं कि चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो कि संप्रभु के अधीन होगा। यहाँ पर चर्च को संप्रभु के आज्ञा से ही अपना कोई कार्य कर सकता है। अगर वो कोई सम्मेलन करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, तो सारा कार्य किसकी आज्ञा से होगा? संप्रभु की आज्ञा से होगा। इट्स मीन यहाँ पर चर्च जो है वह सॉवरन के, वो स्टेट के कंट्रोल में रहेगा और संप्रभु को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का भी अधिकार है। इट्स मीन्स चर्च के पास नहीं है ये, यानी जो रिलीजियस जो ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसका व्याख्या करने का अधिकार संप्रभु को है। और राज्य के अंतर्गत अन्य निगमों यानी अन्य जो इंस्टीट्यूट है या एसोसिएशन है उसका बनाने का जो अधिकार है वो संप्रभु को है और चर्च जो है वह संप्रभु के अधीन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने जो उनका सॉवरन है उसको सारे लिमिटेशन से फ्री कर दिया है और एक ऐसे सॉवरन की बात की है जो कि लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट्स, जस्टिस, मोरालिटी और जो रिलीजन है, केवल एकमात्र वही स्रोत है, वही इन सारी चीज़ों के को कंट्रोल में कर सकता है। तो यहाँ पर हॉब्स ये भी कहते हैं कि जनता का एकमात्र कार्य ये है कि वो संप्रभु के आदेशों का पालन करे, चाहे वो आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संप्रभु जो है वो इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उसकी स्थापना इसलिए भी की गई है क्योंकि जो जनता है उन्होंने अपने जीवन की, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए ही इस संप्रभुता की स्थापना की है, इस समझौते के द्वारा इस संप्रभुता को लाया है। तो यानी कि यहाँ पर इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आया कि ये जो एब्सोल्यूट जो सॉवरन है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं पावर है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उसके ऊपर कोई संविधान नहीं है, उसके ऊपर कोई इंडिया की तरह कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसको कंट्रोल में कर सके, चेक और बैलेंस कर सके। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिल्कुल इसका कंट्राडिक्शन है, जो कि ये बताता है, जो कि इसका विरोधी है कि हॉब्स के जो ये विचार हैं कि हॉब्स किस तरीके से व्यक्तिवादी है। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन होते हुए भी सही है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे।
हॉब्स में की विचारधारा में, हॉब्स की आइडियोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का क्या अर्थ होता है? अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं। और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राज्य बस उसके लिए एक सबॉर्डिनेट का काम करता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवादी का मतलब ये है कि हॉब्स ने किस तरीके से एक एज अ इंडिविजुअलिस्ट अपनी बात कही। तो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं कि पहला उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर। यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है वो मानव स्वभाव का धारणा प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में ये बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, वो लोभी है, स्वार्थी है और यहाँ पर किसी की भी लाइफ सिक्योर नहीं है। और यहाँ पर हॉब्स ये भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो आनंद चाहता है, वो सब समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है और इसके लिए वो जिन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है, जिन वस्तुओं को पाना चाहता है, उसी में वो अपना आनंद ढूंढता है। वो सोचता है कि ये हमें मिल जाएगा तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। अब जिन साधनों से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अगर जिस चीज़ को पाना चाहता है तो यहाँ पर उसके पास चूँकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो छीनेगा। और यहाँ पर वो जिन साधनों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है उस साधन को ही पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन अधिक हो रहा है। और चूँकि मनुष्यों की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, उनका जो हर चीज़ पाने की जो इच्छा है वो बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर एक मनुष्य अगर किसी एक वस्तु को प्राप्त करता है तो उसके अंदर ये स्वाभाविक सी इच्छा हो जाती है कि वो दूसरे वस्तु को भी प्राप्त करे। तो दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के बाद वो तीसरी वस्तु प्राप्त करता है और यही कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मतलब यहाँ पर है कि वो अपनी जो पावर है वो यूज़ करता है। और यहाँ पर ह्यूमन नेचर में यही है कि माइट इज़ राइट, यानी कि जिसके पास शक्ति है वही सर्वाइव करेगा। और यहाँ पर जितने भी ह्यूमन नेचर के जितने भी काम हैं वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित हैं और सभी मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, सभी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हॉब्स यही कहते हैं कि हॉब्स भी अरस्तू की भांति यही कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी नहीं है, ये एक असामाजिक प्राणी है जो आत्म केंद्रित है, मनोवेग लोभ से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत जो व्यक्तिवाद का जो मनोवैज्ञानिक तत्व है वह ये है कि केवल व्यक्तिवादी धारणा की रचना ही हो सकती है। वो यहाँ पर ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हुए ये कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेट इज़ मीन, इंडिविजुअल इज़ एंड। यहाँ पर थॉमस हॉब्स का जो चिंतन है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, उसमें वो ये कहते हैं कि राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। यहाँ पर ये जो टर्म है मीन एंड एंड, यानी साध्य और साधन, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि इंडिविजुअल जो है जो वो एंड है यानी कि साध्य है, और यहाँ पर व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य को बनाया है। यानी कि व्यक्ति जो है वो इम्पॉर्टेंट है और राज्य जो है वो उसके लिए उसके एक इच्छा को पूरी करने के लिए ही बना हुआ है। और यहाँ पर चूँकि थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसको जानबूझकर बनाया गया है, वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, वो प्राकृतिक संस्था नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, हमने उसको जानबूझकर बनाया है। तो यहाँ पर राज्य जो है वो जानबूझकर इसलिए बना क्योंकि व्यक्ति जो है व्यक्ति ने जानबूझकर राज्य को बनाया है। यानी इंडिविजुअल जो है वो इंड है, व्यक्ति जो है वो साध्य है, और स्टेट इज मीन, राज्य साधन है। राज्य एक साधन है व्यक्ति की रक्षा के लिए, राज्य एक मीन है इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पर इंडिविजुअल की लाइफ कैसी थी? इनसिक्योर थी, सभी व्यक्ति सभी के दुश्मन थे, युद्ध का माहौल था। इसीलिए राज्य एक साधन के रूप में यहाँ पर बनाया जाता है ताकि राज्य जो है वो व्यक्ति की रक्षा कर सके। और यहाँ पर राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो स्टेट है वह जानबूझकर बनाया गया है। स्टेट इज अ आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। हॉब्स आगे कहते हैं कि राज्य दैवी इच्छा का परिणाम नहीं है। और यहाँ पर राज्य की बात करते हुए
हॉब्स ये कहते हैं कि अरस्तु की तरह नहीं बात करते हैं, जैसे अरस्तु कहता है कि स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी वो खुद ब खुद पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि राज्य जो है वह आर्टिफिशियल है, वह न तो स्वाभाविक संस्था है, न तो वो दैवीय संस्था है, बल्कि ये मानवीय इच्छा का परिणाम है। हमारी इच्छा थी कि राज्य जो है वो बने। हमारा चूँकि लाइफ जो है इनसिक्योर था, इसीलिए हमने जानबूझकर राज्य बनाया है। और यहाँ पर राज्य जो है वो एक इसलिए भी कृत्रिम संस्था है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी करता है। तो यहाँ पे हॉब्स के अनुसार राज्य जो है वो जानबूझकर हमने बनाया है। नेक्स्ट ये है कि राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी आत्मरक्षा का या आत्मसंरक्षण का अधिकार। हॉब्स ये कहते हैं कि अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक अवस्था में यानी स्टेट ऑफ नेचर में को ख़त्म करने के लिए जितने भी नागरिक थे, जितने भी मनुष्य थे, उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर जो उन्होंने राज्य की अधीनता स्वीकार की। इट्स मीन्स कि स्टेट जो है वो कंट्रोलिंग पावर रहेगा। अब राज्य के बन जाने के बाद सभी नागरिकों के जो सभी नागरिक हैं, जो सभी मनुष्य हैं, उनके सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो नेचुरल राइट्स थे बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति के पहले जितने भी उनके नेचुरल राइट्स थे, हॉब्स यहाँ 19 नेचुरल राइट्स की बात करता है। तो जब सॉवरन बन जाता है, राज्य बन जाता है, तो वो सारे अधिकार जो है वह राज्य को दे देता है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट है, जो आत्म संरक्षण का अधिकार है, वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हॉब्स ये कहते हैं कि राज्य को बनाया किस लिए गया था? व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए ही। और यहाँ पर राज्य का कोई भी ऐसा कोई राज्य नियम नहीं बना सकता है जो नागरिक के जीवन पर चोट पहुँचाता हो, उसके जीवन को ख़त्म करता हो। और अगर ऐसा राज्य का कोई नियम बनता है तो इसका विरोध भी कर सकता है। यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि जनता जो है वो संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक कि वो राज्य, वो सॉवरन उन सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रदान करे, संरक्षण दें। और प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करे जिसमें कि उसको मारने या अपने आप को ख़त्म करने का आज्ञा अगर वो देता है तो। यहाँ तक कि ये जो हॉब्स का जो हॉब्स ने यहाँ पर सेल्फ प्रिजर्वेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि स्टेट का ओरिजिन इसीलिए हुआ, यहाँ पर राज्य जो है वो इसीलिए जानबूझकर भी बना क्योंकि उसने इसी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्यक्ति के सुरक्षा के लिए ही तो राज्य का जन्म होता है। और नेक्स्ट जो है वह है निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के कार्यों की नकारात्मक अवधारणा या निषेधात्मक धारणा। यहाँ पर हॉब्स इसको व्याख्यात करते हुए ये कहते हैं कि उसके राज्य में जितने भी नागरिक हैं उसको भोजन करने का या व्यवसाय करने का या कोई सामान खरीदने या बेचने का या अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। और यहाँ पर हॉब्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें नॉन इंटरफेरेंस का भी आइडियोलॉजी ये देते हैं। उन्होंने ये कहा कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर वह आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप नीति का भी समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि स्टेट को ये राइट नहीं है कि वह एक इंडिविजुअल के जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, जो उसका आर्थिक क्षेत्र है या वो व्यक्ति पर भी छोड़ देता है कि वो किस तरीके का व्यवसाय करता है या वो किस तरीके के सामानों को खरीदता है या बेचता है, या अगर वो कोई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई आर्थिक संविदा करता है, तो यहाँ पर राज्य उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर वो ये कहता है कि राज्य को क्या क्या नहीं करना है, यानी राज्य के कार्यों को यहाँ पर वो कहता है कि ये कार्य राज्य जो है वो नहीं कर सकता है। बाकी तो सारे पॉजिटिव ही हैं कि राज्य जो चाहे वो करे, लेकिन यहाँ पर राज्य क्या नहीं करेगा कि इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष तो ये कह सकते हैं कि हॉब्स के बारे में कथन सही है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूरी तरीके से व्यक्तिवादी है। उसने जिस तरीके से एक निरंकुश संप्रभु की बात की, उसी तरीके से वो एक व्यक्तिवादी पॉइंट्स को भी डील करता है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आत्म संरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा का प्रतिरोध करने का भी अधिकार है।
यानी कि अगर स्टेट जो है अगर आपको अगर उस नागरिक को मरने का अगर आदेश दे तो उसको डिनाई कर सकता है, उसका प्रतिरोध कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हॉब्स के जो दर्शन है, जो इसकी फ़िलॉसफ़ी है, इसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है। यहाँ पे कैरेंडल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, उसको जला दिया था और उसको जलाकर उन्होंने ये कहा था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। हॉब्स की आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम क्रिटिसिज्म करें, इसको क्रिटिसाइज़ करें, तो ये कह सकते हैं बेसिकली आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म अपनी खुद से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हॉब्स ये कहते हैं कि मानव स्वभाव कैसा है कि वो हमेशा झगड़ा ही करता है, वो असामाजिक है, वो सोशल नहीं है। लेकिन ये तो केवल एक तरफ़ा उसने स्टडी की है। मनुष्य तो दोनों तरीके का होता है। अगर वो स्वार्थी होता है तो उसमें सहानुभूति, वो कॉपरेशन भी करता है, उसमें त्याग का भी गुण होता है और उसमें सम्मान का भी गुण होता है, आत्मसम्मान का भी, और वो दूसरे का भी सम्मान करता है। लेकिन हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के इस एस्पेक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, वो केवल निगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। ये बात सही है कि मानव जो है वो स्वार्थी होता है, लेकिन क्या केवल मानव पूरी तरीके से स्वार्थी होता है? नहीं, बल्कि उसमें दया, ममता, सहानुभूति, सहयोग, ये सारे भी एस्पेक्ट होते हैं। तभी तो ये दुनिया जो है वो टिकी हुई है, चल रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर वाहन जो है वो ये भी कहते हैं कि थॉप्स का ये कहना है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो संघर्ष की अवस्था थी। सभी व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे थे, युद्ध था। और इस स्थिति में क्या था कि न्याय अन्याय का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सभी जो है वो इनजस्टिसेस कर रहे थे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। तो ऐसी स्थिति में पॉसिबल कैसे हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जितने ये स्वार्थी लोग थे अचानक से बहुत अच्छे हो गए। जितने भी ये युद्ध प्रेमी लोग थे, जो हमेशा युद्ध के लिए लड़ते थे, जो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते थे, जो केवल अपने बारे में सोचते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो न्याय के बारे में भी बात करने लगे, वो सत्य के बारे में भी बात करने लगे। तो यहाँ पर ये ह्यूमन नेचर अचानक से कैसे चेंज हो गया? ह्यूमन नेचर किसी का भी हो, उसके चेंज होने में कुछ टाइम पीरियड, कुछ ड्यूरेशन, कुछ समय लग सकता है कि वो एक बुरे से एक अच्छे इंसान बनने में समय लगता है। लेकिन हॉब्स वाहन ने क्या कहा कि हॉब्स ने कैसे हॉब्स ने ये डिस्कस किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो एक डेविल से वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन में बदल गए। तो एक व्यक्ति जो दानव है, जो हमेशा लड़ता है, तो अचानक से एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर जो वाहन की जो आलोचना है उसमें भी कुछ हम कह सकते हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनकी काफ़ी बातें सही भी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।